हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज़ का पार्ट 5 और इसमें टोटल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 20। और जिन्होंने अभी तक 1 से लेकर 4 पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कंपनी गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनी, अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज रिक्वायर्ड बाय देयर रेगुलेटर और स्पेसिफिक एक्ट। देखो, जितनी भी कंपनी है कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड, या फिर बैंकिंग कंपनी, या फिर कहें बैंकिंग कंपनी, या फिर कहें स्टैट्यूटरी बॉडी, और जो रेगुलेट होती है किसी न किसी स्पेसिफिक एक्ट से, तो इन मतलब इन तरह की कंपनियों को किस टाइप की ऑडिट की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी के बारे में आएगा तो आपको लगाना है ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। तो इनको ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ नो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगली ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी से चाहे वॉलंटरी चाहे तो ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन लीगली नहीं। तो ऐसे कौन से हैं? प्रोप्राइटरी एंटिटी, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या फिर एचयूएफ, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर सुनना कि जो ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ऑडिट करवाती है वो ये तीनों की तीनों हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो प्रोप्राइटरी जितनी भी एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म जितनी भी है, एचयूएफ जितनी भी है, उन सभी की मर्जी होती है, वॉलंटरी ऑडिट करवा सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस इन अ पर्टिकुलर डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अगर हमें प्रॉफिट डिटरमाइन करना है, कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस सफर्ड किया, तो ये कैसे निकालते हैं। तो देखो, लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए हमें रेवेन्यू को मैच करना पड़ता है एक्सपेंस के साथ। तो आपको आंसर मिल गया होगा, मैच करना है तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा इस पर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी टाइप ऑफ ऑडिटिंग। तो इसमें से कौन सा ऑडिटिंग का टाइप नहीं है? देखो, सोशल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। देखो, सोशल, कंटिन्यूस और कॉस्ट ये सभी एक टाइप के ऑडिट हैं। तो तीनों ही, मतलब इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव है। तो तीनों ही एक तरीके के ऑडिट है, तो इनको हम ऑडिट की कैटेगरी से बाहर नहीं कर सकते, चाहे वो कॉस्ट कह लो, चाहे कंटिन्यूस कह लो, चाहे सोशल कह लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग क्या दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हैं 11 और भी थे, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट था वो लिखे हैं। एक फॉरेंसिक ऑडिट भी होता है, उसको भी मेंशन कर लेना आप। ठीक है, तो पहला ऑडिट क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर फाइनेंशियल ऑडिट, सोशल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड है ऑडिट, और स्पेशल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, आईटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट। तो इन तरह के ऑडिट होते हैं पूरे ओवरऑल देखा जाए तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंटरनल ऑडिट द ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय। मतलब इंटरनल ऑडिट अगर करवाना है तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? अब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट, अब देखो इंटरनली जब कोई काम होता है तो इंटरनली बिजनेस के सारे डिसीजन कौन लेते हैं? मैनेजमेंट लेती है। और मैनेजमेंट कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बेसिकली ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज रेफरिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब देखो, रिक्वायर्ड बाय लॉ लग गया ना, लोकल अथॉरिटी लग गया। जब भी ये लिख जाए आपको तो मतलब वो कंपलसरी ऑडिट की कैटेगरी में आता है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डैश इस टाइप ऑफ ऑडिट वेयर internal policy and procedure are checked against with the laws and regulations set by regulatory bodies। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी या बिजनेस की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पॉलिसीज़ हैं या प्रोसीजर है, उसको चेक किया जाता है जब कोई रेगुलेटरी ने उस पॉलिसी को करने के लिए या फिर रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। जैसे कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए क्या कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, नहीं किया। ठीक है, तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मैच करने के लिए कोई ऑडिटिंग किया जाता है तो इसको कंप्लायंस ऑडिट कहते हैं। ठीक है ना, तो अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर फर्म।
एंड इट इज़ परफॉर्म एनुअली। तो ऐसा कौन सी ऑडिटिंग है जो नॉर्मली एक्सटर्नल वाला करता है और ये साल के एंड में होता है। तो साल के एंड में जब कह रहा है भाई एंड ऑफ द ईयर, तो एंड ऑफ द ईयर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर का ही बंदा करता है, ठीक है। तो ये कौन सी ऑडिट हो जाएगी हमारी, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग है, ये एंड ऑफ द ईयर ही बेसिकली करता है, बाहर से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अ पर्सन हु मस्ट हैव एक्वायर्ड लाइसेंस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट टू बिकम दी। तो अब देखो लाइसेंस लेने की ज़रूरत है कहाँ से, सीपीएस से, क्या बनने के लिए, अब ऑडिटर बनना है ना, तो सीपीएस लेना, कंपनी का तो अंदर का होगा नहीं भाई, तो कंपनी का अंदर का बनने के लिए अकाउंटेंट या सम ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर बनना चाहता है कि बाहर से आए कंपनी को ऑडिट करे, तो एक्सटर्नल ऑडिटर कहलाता है। तो उस टाइप का ऑडिटर बनने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो हर कंपनी का अपॉइंट कर सकता है, हर किसी एक कंपनी के लिए अपॉइंट किया जा सकता है ऑडिटर एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच इज़ कंसिडर्ड एज लीस्ट परसुएसिव एविडेंस इन ऑडिट। तो जब सबसे कम परसुएसिव मतलब ऐसा कौन सा एविडेंस है जो ऑडिटर को सबसे कम बिलीव दिलाता है कि भाई ट्रुथ नहीं होगा इसमें, ठीक है, सच्चाई नहीं है इस एविडेंस में, तो ऐसा कौन सा है। तो पहला बैंक स्टेटमेंट होता है क्योंकि ट्रस्टेबल होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारा, कंप्यूटेशन, ये भी कंपटीशन बाय ऑडिटर, अब खुद कर रहा है कंपटीशन, तो ये भी ट्रस्टेबल है। डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम थर्ड पार्टी से जब डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करेंगे तो ये भी हमारा ट्रस्टेबल होता है ज़्यादातर। कार्बन कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस, अब कार्बन कॉपी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन कॉपी इज़ नॉट ट्रस्टेबल, नॉट बिलीवेबल, तो इट इज़ ए लीस्ट परसुएसिव एविडेंस, तो आंसर इज़ डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट से पहले परसुएसिव एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एविडेंस दैट परसुएड और इन्फ्लुएंस टू बिलीव द ट्रूथ ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। मतलब एक ट्रांजेक्शन की ट्रूथ या सच्चाई को बताता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परसुएसिव एविडेंस। मतलब उसको बिलीव दिलाता है कि भाई ये हमारा एविडेंस हो सकता है क्योंकि सच्चाई के बिल्कुल आसपास है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इज डन बाय। तो एक इफेक्टिव ऑडिटिंग प्लानिंग और प्रोग्रामिंग कौन करता है, बेसिकली एक ऑडिटिंग करता कौन है, ऑडिटर, तो प्लानिंग भी वही करेगा, तो इसका आंसर है ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप। तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब 1932 एक्ट में कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। तो कौन सा सेक्शन है ऐसा, इसका आंसर है ए, फोर्थ सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन करा गया है अकाउंटेंसी में। अगला क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन चारों में से नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है। तो देखो बैड डेट रिकवरी अकाउंट, जब आप बैड डेट रिकवर करोगे इसका मतलब आपने पहले बैड डेट को ख़त्म कर दिया, रिकवर कर रहे हो ना, वो ख़त्म करके लॉस मान के अपने स्टेटमेंट में दिखा दिया। अब अचानक से पैसा रिकवर हो गया तो वो आपको प्रॉफिट ट्रीट होगा। अब प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, नॉमिनल, तो नॉमिनल क्या होता है हमारे, प्रॉफिट गेन ही आते, लॉसेस एक्सपेंसेस हमारे सब नॉमिनल में आते हैं ना, तो प्रॉफिट भी नॉमिनल में आया है, तो इसका मतलब पहला ही आपका क्या है इसमें आंसर है, ठीक है। दूसरा जो ड्राइंग है पर्सनल अकाउंट है, कमीशन रिसीव इन एडवांस ये भी पर्सनल अकाउंट है, और बिल्स पेबल अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर एग्रीगेट करेंगे तो क्या बनता है। तो सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब आप प्लस करोगे तो ओवरहेड कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होता है हमारा फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो 3 तरीके की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही इनडायरेक्ट, सारे अलग से ही है, ठीक है। तो इन सबको हम क्या लेके चलते हैं, ओवरहेड की कैटेगरी में लेकर चलते हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी ओवरहेड की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर
और हाउ एन एक्टिविटी इज़ कंडक्टेड बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म। मतलब एक पर्सन्स का बिहेवियर और उसकी एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, कैसे डिस्क्राइब होता है, किस तरीके से गवर्न होता है। ये प्रिंसिपल इसके पीछे कौन सा लग रहा है, तो इसके पीछे प्रिंसिपल लग रहा है एथिक्स का। कॉमर्स होगा नहीं, तुम्हें पता है, ट्रेड हो नहीं सकता, तुम्हें पता है बिजनेस भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है हमारा डी। ठीक है, क्योंकि एथिक्स ही होते हैं जो बताते हैं कि किसको मतलब किस काम को किस तरीके से करना है। ठीक है ना। और अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी पर्पज ऑफ होल्डिंग कैश। तो इसमें से कौन सा प्राइमरी पर्पज नहीं है होल्डिंग करने का कैश। तो ट्रांजेक्शन मोटिव या प्रिकॉशनरी मोटिव, स्टोरेज मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, तो इसमें से ऐसा कौन सा मोटिव नहीं है। तो देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसमें से आपका स्टोरेज मोटिव अलग है। ये ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए होल्ड रखते हैं कैश, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कैश को भी होल्ड रखते हैं अचानक से कोई काम पड़ जाए, और स्पेकुलेटिव तो हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए भी पैसों को रखते हैं। और लेकिन स्टोरेज मोटिव प्राइमरी मोटिव नहीं में मतलब काउंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा इसका आंसर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द choice of investment proposal under financial constraint in terms of a given size of capital expenditure budget is। कहने का मतलब है जब आप बजटिंग का क्वेश्चन करते हो, बजटिंग करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, तो वहाँ पर आपके पास बजट फिक्स होता है। मतलब आप उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते या किसी भी मशीनरी इन्वेस्ट में किसी भी टाइप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस टाइप की सिचुएशन को क्या कहते हैं, इस टाइप की सिचुएशन को कहते हैं कैपिटल रेशनिंग। और ठीक है ना, तो मतलब आपके सामने कैपिटल या बजट का रिस्ट्रिक्शन लगा दें और आपसे कहा जाए भाई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, आप डिसाइड करो क्या करोगे, तो पहले आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो डिसाइड नहीं कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि आप उसी बजट में डिसाइड करना है। तो ये कैपिटल रेशनिंग की सिचुएशन है। और कैपिटल स्पॉन्सरिंग का मतलब ये होता है जब कोई स्टार्टअप चालू होता है तो स्टार्टिंग में जब पैसा लगाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं, तो ये हमारा कैपिटल स्पॉन्सरशिप में आता है। कैपिटल गियरिंग एक लेवरेज रेशियो होती है जो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। ठीक है, और कैपिटल डिवलेटिंग का मतलब ये होता है व्हेन वी इशू न्यू शेयर्स, तो इससे क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट में उसमें हिस्सेदारी बढ़ जाती है नए शेयर होल्डर की। ठीक है, तो कैपिटल डिल्यूट हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4Ps ऑफ मार्केटिंग। इसमें से कौन सा 4P का पार्ट नहीं है। तो सिंपल इसका आंसर है सी, प्लेस, प्राइस और प्रोडक्ट और प्रमोशन, ये 4 होते हैं लेकिन प्रोजेक्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज। अब सब्जेक्ट मैटर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, अर्निंग पर शेयर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखो 20 अमलगमेशन का 14 है। ठीक है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का 21 है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, इसका है 20। तो अर्निंग पर शेयर के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 लगाते हैं। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक टाइप का प्लान है। ठीक है, तो आंसर इसका है हमारा बी। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन आज का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज़ नॉट डायरेक्ट बियरिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कौन सी थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालती। तो इसका आंसर है बी। तो ये हमने डिस्कस किया था पार्ट 3rd या 4th में, तो उसको अगर देखोगे तो प्रॉपर मैंने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच को समझाया है वहाँ पर, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है और कौन सा नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर असिस्ट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर असिस्ट करता है। तो इसका आंसर है टैली। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। तो ये थे आज के आपके टोटल 20 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस, और कुछ लास्ट ईयर के होंगे और कुछ हम अपने आप से क्रिएट किए हुए क्वेश्चन होंगे सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डीपली नॉलेज दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।